अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई एम असद। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे जी केमिकल बॉन्डिंग के हवाले से कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कंपाउंड्स जो हैं वो किस तरह से इफ़ेक्ट होती हैं। ठीक है जी, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड्स को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर, जो कि डिपेंड कर रही हैं। हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स जो है वो पढ़े इस चैप्टर के अंदर, जिसके अंदर हमने कहा कि आयनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं, आयनिक बॉन्ड पाया जाता है। उसके बाद जो है हमने कहा कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है एटम्स के अंदर। फिर हमने कहा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है, और मेटालिक बॉन्ड की बात की हमने, पोलर नॉन पोलर बॉन्ड की बात कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने देखना है कि उन बॉन्डिंग की जो नेचर है वो किस तरह से इफ़ेक्ट करती हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कंपाउंड्स। तो आज वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। आज का हमारा लेक्चर जो है वो सारा प्रॉपर्टीज़ के ऊपर ही चलेगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, हमने आयनिक बॉन्ड को डिस्कस किया था, तो हम स्टार्ट जो है वो भी आयनिक कंपाउंड से देखें। आयनिक कंपाउंड्स। तो स्टूडेंट्स, आयनिक कंपाउंड क्या होगा? पहले तो हमने पढ़ा जी आयनिक बॉन्ड क्या होता है जी। ऐसा बॉन्ड जो दो एटम्स के दरमियान ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। जैसे हमने कहा था सोडियम है, सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट शेल के अंदर, वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। क्लोरीन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या हो जाता है जी, आयंस प्रोड्यूस हो जाते हैं। और ऐसा बॉन्ड जो आयंस की वजह से बनता है, ऐसे बॉन्ड को क्या बोला जाता है जी, आयनिक बॉन्ड बोला जाता है। और आयनिक बॉन्ड के नतीजे में जो कंपाउंड बनेंगे उन कंपाउंड को बोला जाता है जी आयनिक कंपाउंड। जैसे हमने कहा सोडियम और क्लोरीन, सोडियम और क्लोरीन, सोडियम क्लोरीन जब आपस में मिलते हैं, सोडियम पे पॉजिटिव, क्लोरीन पे नेगेटिव, और फिर मिलके क्या बना देते हैं जी, ये सोडियम क्लोराइड बना देते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, इसने इलेक्ट्रॉन दिया, इसने गेन किया। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बना है इनके दरमियान, आयंस की वजह से जो बॉन्ड बन रहा है, ठीक है जी, ये आयन है, ये पॉजिटिव आयन है, नेगेटिव आयन है। तो आयंस की वजह से जो बॉन्ड बना वो आयनिक बॉन्ड, और आयनिक बॉन्ड की वजह से जो आगे सब्सटेंस बनी है, जो आगे कंपाउंड बना है, इसको क्या बोलेंगे, इसको आयनिक कंपाउंड बोल देंगे, आयनिक कंपाउंड। तो हम कह सकते हैं सिंपल कि ऐसा कंपाउंड जो आयनिक बॉन्ड की वजह से बनता है उसको क्या बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। इसके अंदर एग्जांपल हमारे पास है सोडियम क्लोराइड की। तो सोडियम क्लोराइड जो है वो बेसिकली 3 डायमेंशनल क्रिस्टल के अंदर इस तरह से एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे देखें सोडियम, यहाँ पे सोडियम, यहाँ पे सोडियम, और यहाँ पे सोडियम। उसके बाद बाकी जो रिमेनिंग है वहाँ पे क्लोराइड्स लग जाएंगे इस तरह से। तो ये जो एक स्ट्रक्चर है, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। अगर हम ये देखें तो इस तरह से, मतलब ये ऐसे, इस तरह से और इस तरह से, ये वाली लाइन x, y एंड z, ये तीनों एक्सेस के अंदर जो है वो स्ट्रक्चर बनता है। 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर इसकी अरेंजमेंट है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाता है। तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड आप कह सकते हैं, ठीक है जी। तो ये सोडियम का स्ट्रक्चर है जी, इस तरह से अरेंजमेंट है। एक पॉजिटिव है, उसके इर्द गिर्द जो है वो नेगेटिव है, और एक नेगेटिव के इर्द गिर्द पॉजिटिव है। जैसे आप देखें ये सोडियम है, सोडियम के इधर वाली साइड पे क्लोरीन, इधर वाली साइड पे क्लोरीन, इधर वाली साइड पे क्लोरीन। और अगर हम इस क्लोरीन को देखें, इधर सोडियम, इधर सोडियम, इधर सोडियम, तो आप इनमें से कोई भी एक आयन जो है वो उसको पिक कर लें और उसके इर्द गिर्द देखें, ऑपोजिट आयन जो है उसको सराउंड करके बैठे हुए हैं। तो ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, और स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग इनके अंदर पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम मूव करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ, कि प्रॉपर्टीज़ जो है वो किस तरह से इफेक्ट हो रही हैं, किसकी वजह से, आयनिक बॉन्ड की वजह से। तो प्रॉपर्टीज़ के अंदर ठीक है जी। तो ये जो हमारे पास है सॉलिड,
हम ये कह सकते हैं कि अब देखिए ना, बॉन्डिंग इनके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, तो ज़्यादातर ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। और ये कौन सा सॉलिड है जी? क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब क्या है? 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर अरेंजमेंट पाई जा रही है डिफरेंट आयंस की जो है। तो ये ज़्यादातर जो है वो आयनिक कंपाउंड जो है ये होते ही किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, और ये क्रिस्टलाइन सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर जो है वो आयंस की अरेंजमेंट होती है। उसके बाद इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो इनके हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। अब इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होने की वजह क्या है? मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होने की वजह जो है वो आयंस की मौजूदगी है। ये आयंस क्या करते हैं? स्ट्रॉन्गली एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ऑपोजिटली चार्ज आयंस स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट ईच अदर, जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है और उनको अलग अलग करना क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे सोडियम क्लोराइड की लेते हैं, जो आपका NaCl है। इसके जो मेल्टिंग पॉइंट है वो तकरीबन 800 डिग्री सेल्सियस है जी, और इसके जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है जी 1413 डिग्री सेल्सियस, ठीक है जी। 1413, देखिए आपके सामने कितने हाई इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है। 800 डिग्री सेल्सियस पे ये मेल्ट हो रहा है सोडियम क्लोराइड, और 1413 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर जाके ये क्या हो रहा है जी? बॉयल हो रहा है। और इनके हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की वजह मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि इनके अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का होना ही इनके अंदर जो है, जिसकी वजह से ये मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज करता है। उसके बाद अगर हम बात करें कंडक्टिविटी की, तो जो हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स हैं ये सॉलिड फॉर्म के अंदर नॉन कंडक्टर है। नॉन कंडक्टर्स इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में ये नॉन कंडक्टर है। वजह क्या है? क्योंकि यहाँ पे आयंस की फ्री मूवमेंट नहीं हो रही। एक नेगेटिव है, उसके इर्द गिर्द पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव है तो उसके इर्द गिर्द क्या है जी? नेगेटिव है। फ्रीली मूवमेंट नहीं है, फ्रीली मूवमेंट नहीं है तो फिर यहाँ पे कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। लेकिन कंडक्टर्स हैं इन मॉल्टन स्टेट, एंड इन सॉल्यूशन फॉर्म। जब इनका सॉल्यूशन बना लिया जाए, आप देखें पानी है, पानी के अंदर साल्ट डालें, सॉल्यूशन बन गया है, तब देखें फ्री आयंस की वजह से क्या होगा? वो बहुत अच्छा कंडक्टर बन जाएगा। लेकिन वही सोडियम क्लोराइड है, जब आपके पास जो है वो सॉलिड स्टेट के अंदर है, वो मॉल्टन स्टेट में नहीं है, आयंस फ्री नहीं है, तब वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कभी भी नहीं करेगा। तो इसलिए जो हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स होते हैं दे आर नॉन कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट बट वेरी गुड कंडक्टर इन मॉल्टन स्टेट एंड सोल्यूशन फॉर्म। मॉल्टन स्टेट का मतलब जब आप पिघला दें तो पिघली हुई हालत के अंदर भी क्या होता है? Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव जो है वो अलग अलग हो जाते हैं। मूवमेंट होती है फ्री आयंस की, जिसकी वजह से क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। इसका जो लास्ट पॉइंट है, इनकी सॉल्युबिलिटी की अगर बात करें तो ये सॉल्युबल है इनटू पोलर सॉल्वेंट्स। पोलर सॉल्वेंट्स, ठीक है जी। तो पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर क्या होते हैं जी? ये सॉल्युबल होते हैं। जैसे लाइट डिजॉल्व लाइट का एक कंसेप्ट है जी दिया गया कि अगर कोई पोलर और आयनिक सब्सटेंस है तो वो किसके अंदर सॉल्युबल हो जाएगी? वो पोलर सॉल्वेंट में याद हो जाएगी। और ये जो आपके पास जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ये सारे के सारे पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाते हैं। जैसे आपके पास वाटर है, पानी, वाटर जो है ये एक पोलर सॉल्वेंट है। पोलर सॉल्वेंट होने की वजह से ये क्या करता है जी? मैक्सिमम जो आपके पास आयनिक कंपाउंड है उनको सॉल्युबल कर लेता है, डिसॉल्व कर लेता है अपने अंदर। तो इसलिए आयनिक कंपाउंड जो है वो किसमें सॉल्युबल है जी? पोलर सॉल्वेंट के अंदर। अट्रैक्शन होगी ना, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस है यहाँ पे भी,
तो यहाँ पे भी पोल्स बनते हैं, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। अट्रैक्शन होगी, अट्रैक्शन की वजह से जो है इनका आपस में बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक होने की वजह से ये चीज़ जो है वो इसके अंदर सॉल्युबल हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये कुछ करैक्टर्स थे आयनिक कंपाउंड्स के। इसके बाद हम मूव करेंगे जी कोवेलेंट कंपाउंड्स की तरफ। कोवेलेंट कंपाउंड्स होते क्या हैं और उनके कुछ करैक्टर्स जो है वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। कोवेलेंट कंपाउंड्स, तो अब हम बात करते हैं जी कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होंगे। ऐसे कंपाउंड जो कि मॉलिक्यूल से बने होंगे। मॉलिक्यूल आपको पता है कि जैसे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसके बाद जो है CH4 जैसे मॉलिक्यूल। आप सिंपल ये कह सकते हैं कि ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कोवेलेंट बॉन्डिंग पाई जाती है उनको हम क्या बोलेंगे, कोवेलेंट कंपाउंड्स बोलेंगे। ठीक है जी, ऐसे कंपाउंड जिनमें कोवेलेंट बॉन्डिंग पाई जाती है तो उनको हम क्या बोलेंगे जी, कोवेलेंट कंपाउंड बोलेंगे। और कोवेलेंट कंपाउंड्स की अगर हम बात करें तो ये शेयरिंग ऑफ, इनके अंदर जो बॉन्ड पाया जाता है वो बेसिकली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन रहा होता है। तो ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता जितना कि हमारे पास सोडियम क्लोराइड के अंदर जो है बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि वहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। जबकि यहाँ पे कोवेलेंट कंपाउंड्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है। एक इलेक्ट्रॉन एक देता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा देता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाती है, जहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बन रहा होता। तो इसलिए इनके अंदर बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, ये वीक बॉन्डिंग शो करते हैं एज कम्पेयर टू आयनिक कंपाउंड। तो इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, लो होंगे एज कंपेयर टू आयनिक सॉलिड। ठीक है जी, आयनिक सॉलिड्स की निस्बत इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, कम होंगे। उसके बाद सॉल्युबिलिटी की बात करें, हमने कहा आयनिक कंपाउंड्स जो हैं वो सॉल्युबल होते हैं किसके अंदर जी, पोलर सॉल्वेंट में। लेकिन ये किसके अंदर सॉल्युबल है, ये नॉन पोलर के अंदर सॉल्युबल इनटू नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर ये सॉल्युबल हो रहे हैं। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है कि इनके अंदर आयंस नहीं प्रोड्यूस हो रहे, जिसकी वजह से ये किसके अंदर सॉल्युबल हो रहे हैं, ये सॉल्युबल हो रहे हैं जाके नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर। इसकी भी हम आगे दो टाइप डिस्कस करेंगे, पोलर नॉन पोलर। फिर वहाँ भी मैं आपको ज़्यादा डिटेल से बताऊंगा कि किस तरह से पोलर पोलर के अंदर डिजॉल्व हो रहा है, नॉन पोलर में। और उसके बाद अगर कंडक्टिविटी की हम बात करें तो ये जनरली बैड कंडक्टर्स हैं जी। ठीक है जी, बैड कंडक्टर्स क्यों हैं, हमने अभी बात की कि आयंस की प्रोडक्शन नहीं हो रही। हाँ, अगर इसके अंदर भी हम पोलर कंपाउंड्स की बात करेंगे वहाँ पे जो है वो फिर अच्छे कंडक्टर्स बन जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे आयंस बनेंगे। आयंस कैसे बनेंगे, जब वो वाटर के अंदर सॉल्युबल होंगे, वहाँ पे पॉजिटिव अलग हो जाएगा, नेगेटिव अलग हो जाएगा। प्रोडक्शन ऑफ आयंस होगी, तो प्रोडक्शन ऑफ आयंस की वजह से क्या होगा जी, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो उसमें से फ्लो करना शुरू कर देगी। मूवमेंट ऑफ आयंस जब होना शुरू हो जाएगी तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी जो है वो कंडक्ट होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद जो है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की होगी बात, ठीक है। उसके बाद सॉल्युबिलिटी जो है, उसके बाद जो है वो इनकी कंडक्टिविटी की बात कर ली। उसके बाद हमने कहा था कि जो हमारे पास आयनिक सॉलिड्स होते हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो इसके अंदर भी जो है वो कुछ हमारे पास स्ट्रक्चर है जो 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर पाया जाता है। हाँ, अगर वो है तो उनकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। जैसा कि हम डायमंड की बात करें, डायमंड, ठीक है, डायमंड जो है ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग वाला मॉलिक्यूलर सॉलिड है, आप कह सकते हैं कोवेलेंट कंपाउंड है वो भी।
इसमें कार्बन टू कार्बन लिंकेज होती है और ये 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट के अंदर होती है। तो यहाँ पे बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से जो है इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई, और उसके अलावा इसकी जो है वो सॉलिड रिजिड आप कह सकते हैं ये जो कंपाउंड पाए जा रहे हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये बिटवीन है आयनिक कोवलेंट, और इसकी डुअल नेचर क्यों आ रही है, इसकी डुअल नेचर आ रही है बेसिकली पोलैरिटी और नॉन पोलैरिटी की बेस पे। तो अभी पोलर नॉन पोलर को जब हम अलग अलग करेंगे तो फिर आपको ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी इसके अंदर। तो वो हम अभी इसको डिस्कस करते हैं कि एक साइड पे पोलर हम देख लेते हैं, एक साइड पे नॉन पोलर। बेसिकली पोलर नॉन पोलर दोनों जो है वो कोवलेंट कंपाउंड के अंदर ही रहेंगे। तो इधर हम पोलर कर लेते हैं और इधर हम जो है वो नॉन पोलर कर लेते हैं। तो पोलर देखें, मैंने बात की जी आयनिक सॉलिड्स की निस्बत इनकी जो है वो हम ये कह सकते हैं फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से लो हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब हम कंपैरिजन करना जा रहे हैं पोलर नॉन पोलर का। तो पोलर है, आप ये कह सकते हैं कि इनके जो है हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होंगे, उसके बाद इनके लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होंगे। ठीक है जी। उसके बाद कंडक्टिविटी की अगर बात करें, जैसे आप पानी के अंदर जो है वो HCl ये एक कंपाउंड है, आप डिजोल्व करते हैं वाटर के अंदर। तो वाटर के अंदर जब आप डिजोल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा, H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, प्रोडक्शन ऑफ आयंस होगी। जब ये फ्री आयंस एग्जिस्ट करते हैं इट मीन्स ये क्या है जी, कंडक्टर बन गए, कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पोलर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, लेकिन यहाँ पे आयंस प्रोडक्शन नहीं हो रही, तो ये नॉन कंडक्टर है। ठीक है जी, नॉन कंडक्टर है। किस वजह से, क्योंकि यहाँ पे पोल्स नहीं है, EN वैल्यू का डिफरेंस नहीं है, जिसकी वजह से वो डिफरेंट आयंस प्रोड्यूस नहीं करते जब इनको सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व किया जाता है, जिसकी वजह से ये नॉन कंडक्टर है। यहाँ पे आयंस प्रोडक्शन हो रही है, जिसकी वजह से क्या है जी, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। जैसे सिंपल मैं आपको एक एग्जांपल देने लगा हूँ कि ऑक्सीजन है, आप पानी के अंदर इसको मिलाते हैं तो ये सिंपली वाटर के अंदर इसका जो है वो सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन इसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगी, लेकिन आयंस प्रोड्यूस नहीं करेगी। यहाँ पे नो आयन फॉर्मेशन, नो आयन फॉर्मेशन। तो जब आयंस नहीं बन रहे स्टूडेंट्स, अगर आयंस बनेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, अगर आयंस नहीं बन रहे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो रही, इसकी वजह क्या है कि यहाँ पे आयन फॉर्मेशन नहीं हो रही। यहाँ पे पोलर कंपाउंड है, ये आयन फॉर्मेशन करते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इनकी सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्युबल है ये इन पोलर सॉल्वेंट्स, और ये जो है ज्यादातर ये किसके अंदर सॉल्युबल है, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर। ठीक है जी, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, सॉल्वेंट क्या होता है, आप दो चीजें लेते हैं ना, दो चीजों में से आप जैसे पानी है, पानी के अंदर आप शुगर डालते हैं। अब पानी जो है वो ज्यादा क्वांटिटी में है, शुगर कम क्वांटिटी में। जो पानी है वो सॉल्वेंट है और जो शुगर है वो आपका क्या है जी, सोल्यूट है। जो कम क्वांटिटी में है वो सोल्यूट होता है, जो ज्यादा क्वांटिटी में होता है वो सॉल्वेंट होता है। तो यहाँ पे नॉन पोलर सॉल्वेंट मैंने कहा कि ऐसा सॉल्वेंट जिसके अंदर पोल्स नहीं बनते होते। जैसे आपके पास है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसको बोलते हैं, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है। बेंजीन है C6H6, ये भी नॉन पोलर सॉल्वेंट है। उसके बाद हमारे पास क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3, ये भी एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो इस तरह के बहुत सारे हमारे पास नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं जो कि नॉन पोलर सब्सटेंसेस को डिसॉल्व करेंगे। ठीक है जी, तो ये कुछ करैक्टर से इनका कंपैरिजन था, पोलर नॉन पोलर का आपस में क्या डिफरेंस है। और ये जो पोलर नॉन पोलर बेसिकली ये दो टाइप्स हैं आगे कोवलेंट बॉन्ड की, किस बेस पे,
ये EN वैल्यू के डिफरेंस की बेस पे कि जो होमोटॉमिक एटम्स के दरमियान बॉन्ड बन रहा है वो ज़्यादातर वो तो होंगे ही सारे के सारे नॉन पोलर, लेकिन सम टाइम जब डिफरेंट एटम्स आपस में मिलते हैं उनके दरमियान EN वैल्यू का डिफरेंस हो तो EN वैल्यू के डिफरेंस की वजह से वहाँ पे पोल्स जनरेट हो जाते हैं और वो पोलर कोवलेंट कंपाउंड जो है वो बनाना शुरू कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे HCl है तो ये एक पोलर कंपाउंड है, तो इनके करैक्टर्स और नॉन पोलर वालों के करैक्टर जो है वो डिफरेंट होंगे। किस वजह से? क्योंकि इनके अंदर जो है वो पोल्स जनरेट होते हैं, इनके अंदर पोल्स जनरेट नहीं होते, जिसकी वजह से इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस भी आ जाएगा, उसके बाद सॉल्युबिलिटी का डिफरेंस भी आ जाएगा और कंडक्टिविटी का भी डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ तक उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। उसके बाद फर्दर हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड्स की। स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड्स जो हैं बेसिकली ये भी क्या है जी, सेम करैक्टर शो करते हैं। किसके जैसे? लाइक कोवलेंट कंपाउंड्स, कोवलेंट कंपाउंड। और स्टूडेंट्स कौन से कोवलेंट कंपाउंड्स के साथ इनका ज्यादातर मैच होता है? इनका जो है वो नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स के साथ। ठीक है जी, नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स के साथ इनका जो है वो ज्यादा मैच होता है। तो करैक्टर्स की अगर हम बात करें, इनके करैक्टर्स कैसे? तो नॉन पोलर वाले मैंने कहा अभी करैक्टर हैं, तो नॉन पोलर वाले कैसे हैं जी? नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल है, soluble in non-polar solvents, non-polar solvents में soluble होंगे। उसके बाद इनके जो है वो जाहिर सी बात है सॉल्वेंट नॉन-पोलर सॉल्वेंट्स में soluble है। उसके बाद रिजिड, स्लाइटली रिजिड होते हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह साइज का, थोड़ा सा मॉलिक्यूल के साइज का जो है वो बड़ा होना होता है, क्योंकि डिफरेंट एटम जो है वो आपस में कंबाइन हो रहे होते हैं, एक बड़ा मॉलिक्यूल बन जाता है जिसकी वजह से थोड़े रिजिड हो जाते हैं, सॉलिड। ठीक है जी, तो ये कोवलेंट नेचर के हैं। और दूसरी बात, अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल है, आयन जनरेट नहीं कर रहे होते, तो इसलिए ये नॉन कंडक्टर्स हैं। नॉन कंडक्टर्स ऑफ, नॉन कंडक्टर कह लें या बैड कंडक्टर कह लें, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आप कह सकते हैं इनको, कि इलेक्ट्रिसिटी के इतने अच्छे कंडक्टर्स नहीं होते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि आयोनाइजेशन नहीं हो रही होती। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक ही सिंगल एटम जो है वो किसी दूसरे को दे रहा होता है, तो जिसकी वजह से जो है वो क्या है जी, वहाँ पे पोल जनरेट नहीं हो रहे होते। ठीक है जी, आयन जनरेट नहीं, आप कह सकते हैं आयन जनरेट नहीं हो रहे होते, जिसकी वजह से क्या है जी, ये बैड कंडक्टर है जी। ठीक है जी, तो इनके बस यही कुछ करैक्टर्स हैं। उसके बाद ये जो हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं, इनके अंदर जो है वो डाइपोल मोमेंट थोड़ा बहुत पाया जाता है। अब डाइपोल मोमेंट क्या होता है? डाइपोल मोमेंट का मतलब होता है कि कितने हद तक पोलैरिटी प्रोड्यूस हो सकती है। ठीक है जी, जैसे आप कहते हैं ऑक्सीजन है, इसके साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, तो ये किस हद तक पोल जो है वो बना सकते हैं। ठीक है जी, किस हद तक पोल जो है वो बन सकते हैं, इसको डाइपोल मोमेंट बोला जाता है। इसको जो कैलकुलेट भी किया जाता है आगे फर्स्ट ईयर की क्लास के अंदर, तो हमारे पास सिलेबस का हिस्सा नहीं है, सिर्फ आप लोगों ने जो है वो यही ध्यान में रखना है
कि जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड्स हैं उनके अंदर जो है वो डाइपोल मोमेंट भी पाया जाता है, स्लाइटली डाइपोल मोमेंट पाया जाता है, और डाइपोल मोमेंट बेसिकली जो है वो ईएन वैल्यू के डिफरेंस की वजह से ही प्रोड्यूस हो रहा होता है। तो कोवलेंट कंपाउंड में डाइपोल मोमेंट भी पाया जा रहा होता है। तो ये कुछ करैक्टर्स हैं इनके कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड्स के। आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है दैट इज मेटेलिक सॉलिड्स और मेटेलिक कंपाउंड्स। मेटल्स के मतलब आप सिंपली ये कह सकते हैं कि हम मेटल्स को डिस्कस करने जा रहे हैं कि मेटल्स जो है वो कैसे करैक्टर्स जो है वो शो कर रही होती हैं जब वो मेटल्स रॉड की फॉर्म में जिस किसी भी फॉर्म के अंदर जो है मेटल्स एग्जिस्ट कर रही हैं, तो मेटल्स के करैक्टर्स कैसे होंगे। तो मेटल्स हमने कहा मेटल्स के अंदर एक अलग ही किस्म का बॉन्ड पाया जाता है। जैसे हमने कहा था कि ये सारे के सारे आउटर शेल वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन जब लूज हो जाते हैं तो वो एक पूल सा बना देते हैं जिसके अंदर जो है पॉजिटिव आयंस जो है वो स्टे करते हैं। जैसे हमने कहा था ये मेटल है, इस तरह से ये जो मैंने डॉट्स लगाए हैं ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो आउटरमोस्ट शेल के अंदर एग्जिस्ट कर रहे थे। और जो मेटल्स होती हैं, ये सेंटर में मैंने न्यूक्लियस शो किए हुए हैं। मेटल्स जो हैं वो सबसे आउटरमोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लूज कर देती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है जी, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का एक पूल सा जनरेट हो जाता है। और वही इलेक्ट्रॉन का पूल जो है इन पॉजिटिवली चार्ज मेटल्स आयंस को क्या करती हैं, वहाँ पे एक जगह पे इकट्ठा करके रखती हैं। तो इसको हमने इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी का नाम दिया था, जो हमने प्रीवियसली पढ़ी है पिछले लेक्चर के अंदर। तो आज हम देखेंगे कि मेटल्स जो है इनके करैक्टर जो है किस तरह से इसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो आपने देखा है स्टूडेंट्स के मेटल जो है वो क्या है जी, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब हीट और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर क्यों हैं? इसकी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की वजह ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की वजह क्या है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो एग्जिस्ट कर रहे हैं इसके अंदर, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव कर रहे होते हैं पूरे मेटल के अंदर। इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो हमारे पास मेटल्स हैं ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट के अच्छे कंडक्टर हैं। उसके बाद जो है इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो इनके हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। और एक खास करैक्टर इनके अंदर पाया जाता है, मेलिएबल होते हैं एंड डक्टाइल होते हैं। मेलिएबल होते हैं और डक्टाइल। मेलिएबल का मतलब क्या है, उसको ड्रा करना है हमने, हैमरिंग करनी है। हैमरिंग से क्या करना है जी, हमने इसको शीट्स बना लेनी है। हैमरिंग से शीट्स बनाने का जो प्रोसेस है उसको क्या बोला जाता है, मेलिबिलिटी बोला जाता है। तो मेटल जो है वो मेलिबल होती है। उसके बाद डक्टाइल, हमने क्या करना है, मेटल्स को ड्रॉ करना है, खींचना है, खींच के क्या किस में कन्वर्ट कर लेना है जी, इसको वायर्स के अंदर हमने कन्वर्ट कर लेना है। तो मेटल्स को खींच के ड्रॉ करके वायर्स के अंदर जो कन्वर्जन है इनकी, दैट इज नॉन एज डक्टिलिटी। और मेटल्स जो है वो डक्टाइल और मेलिएबल दोनों ही होती है। ठीक है जी। तो इनके कंडक्टर्स हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, मेलिएबल एंड डक्टाइल है। उसके बाद एक करैक्टर है इनका, ये मेटेलिक लस्टर को शो करते हैं।
मेटेलिक लस्टर। मेटेलिक लस्टर का मतलब क्या? अब देखें, जब कोई मेटल है हम क्या करते हैं, उसको कट करते हैं। कोई मेटल है, चाहे उसको हाथ के साथ हम तोड़ते हैं, बारीक वायर ले लें, उसको तोड़ें, तो जहाँ से उसको कट किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, आप देखें वहाँ से बड़ी शाइन निकल रही होती है। तो वो जो शाइनी सरफेस है उसको हम क्या बोल रहे हैं, मेटेलिक लस्टर बोलते हैं। ठीक है जी। तो फ्रेशली कट मेटल जो हैं, फ्रेशली कट मेटल्स शो लस्टर और ग्लो कह लें या फ्लोरेसेंस कह लें। ठीक है जी। तो वो जो चमक वहाँ पे प्रोड्यूस हो रही होती है, बेसिकली उसको मेटेलिक लस्टर हम बोल रहे होते हैं। तो जो मेटल्स हैं ये क्या शो करती हैं जी, ये मेटेलिक लस्टर शो करती होती है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। ठीक है जी, कि किस तरह से केमिकल बॉन्डिंग जो है वो इफेक्ट करती है नेचर ऑफ द कंपाउंड्स के, प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड्स के ऊपर। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज का लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा। अगर आज के लेक्चर के मतलब कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर जो है वो पूछ सकते हैं। उसके बाद मज़ीद लेक्चर्स के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।